एक्चुअली तो कम्प्लीटली जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन के ऊपर है। गवर्नमेंट जब तक आदेश नहीं देगी कोई कॉलेज रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि सिंजीशन से अचानक फैलता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन ही होगा? पूरा लग रहा है तुम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर पूरा ऑनलाइन नहीं पड़ जाए। सर रैगिंग नहीं हो पाएगी हमें? हाँ, क्या नहीं हो पाएगी? रैगिंग रैगिंग तो ऐसे भी नहीं होता बेटा ऐसे भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर जब यहाँ पे भी जब क्लास लगती है ना, तो हम लोग फर्स्ट ईयर और हायर सेमेस्टर का लंच ब्रेक डिफरेंट रखते हैं। हाँ, और सारी व्यवस्था ऐसी होती है कि हम जूनियर और सीनियर जब तक थर्ड सेमेस्टर में नहीं होते तब तक हम लोग आपस में मीटिंग नहीं हो पाती। वो थोड़ा सा संविद वगैरह का जब फंक्शन होता है उसी दौरान थोड़ा सा इंट्रैक्शन होता है, लेकिन दिस इज जीरो रैगिंग कैंपस डियर। और मैं एंटी रैगिंग कमेटी का चेयरमैन भी हूँ, है ना। ये सारा चीज मेरे इसमें रहता है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। सर एमटी कब होगा? मिड टर्म मंडे टेस्ट। मिड टर्म नहीं सर, यहाँ पे मिड टर्म में जैसे कंसेप्ट नहीं रहता। हम लोग यहाँ पे मंडे टेस्ट लेते हैं, हर मंडे के मंडे 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन का, और उसके बाद एक CT1 होता है, 2 CT करवाया जाता है, CT1 और CT2 बिफोर फाइनल एग्जामिनेशन। तो 2.5 से 3 मिनट कंप्लीट होने के बाद एक CT1 करवाते हैं, और उसके बाद फिर पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद CT2 होता है, और फिर फाइनल एग्जामिनेशन के लिए लगभग 10 से 12 दिन का तुमको प्रिपरेशन लीव मिलता है। तो ऐसे अलग से कोई मिड टर्म जैसा कंसेप्ट बीटेक में हम लोग यूज नहीं करते हैं। सब लेक्चर चलते हैं। हाँ, यस, लेक्चर शुरू करते हैं। सो थोड़ा विजुअल ये देख लो, वॉइस तो क्लियर है मेरे ख्याल से, है ना? ठीक है सर। यस सर। क्लियर है सर, सब क्लियर है। बोर्ड क्लियर है? यस सर। चलिए, ओके, लेट्स स्टार्ट। So in the last class, we were trying to discuss about de Broglie's matter wave, and this is a wave which is associated with moving matter. If this is mass is m and it's moving with a constant velocity v, then this associated wave, this is known as matter wave. So this the wavelength of matter wave, which is known as de Broglie's wave, this is written as equivalent to lambda is equivalent to h upon t, where this p has been taken as equivalent to 2m/e_k। 11th क्लास में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के जो रिलेशन हमने ड्राइव किया था उससे लिया था। एंड दिस काइनेटिक एनर्जी E_k, इसको हमने अलग-अलग बॉडी के लिए अलग-अलग कैलकुलेट किए थे। सो हियर दिस काइनेटिक एनर्जी E_k, इट इज फॉर अ मैकेनिकल बॉडी। हमने इसको मैकेनिकल बॉडी के लिए लिया था ऑफ मास m मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v as E_k is equal to half mv²। एंड जब हमने इसको हमें पुट किया था हमारे पास लैम्डा की जो वैल्यू आ रहा था वो आ रहा था h/mv। इसके बेसिस पर कुछ प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया। सेकंड, फॉर अ चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल को हमने लेकर के फॉर अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q and moving, that charge particle is moving in a constant potential difference v, then there is E_k, it is equal to charge multiplied by that potential difference v, capital V. So this lambda, it is written as equal to h/√2m, and this E_k, it is replaced by qv, so this is qv. And third, we have taken for a gas molecule or any molecule, not only gas, any molecule moving in a constant temperature T। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पहले पार्टिकल्स है जो कि किसी पार्टिकल टेम्परेचर T पर काइनेटिक एनर्जी गेन करके अगर मूव कर रहा है, then we have this E_k is equal to the average value is taken as equal to 3/2 kT, then this k is Boltzmann constant, and we have this lambda of de Broglie's wavelength is equal to h/√3m kT। सो ये कुछ फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था, और इसके बेसिस पर छोटे-छोटे हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश किया था। और ये हमारा ऑब्जर्वेशन था कि अगर ऑब्जेक्ट हमने बड़ा ऑब्जेक्ट लिया है, मैसिव ऑब्जेक्ट लिया है, तो उसमें वेवलेंथ जो है वो बहुत ही कम आता है, दैट इज नॉट इन द मेजरेबल रेंज
दैट्स व्हाई वी कैन से कि वो उसमें डुअल नेचर जरूर है, बट वो हमें विजुलाइज होता है दैट इज एज अ पार्टिकल, क्योंकि उसका वेवलेंथ जो है वो मेजरेबल रेंज पे नहीं है। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट पार्टिकल ऑब्जेक्ट की साइज को छोटा करते जाते हैं, मास की वैल्यू बहुत कम होती जाती है। दिस मास टेंड्स टू जीरो, फर्स्ट क्लास में मैंने किया था, व्हेन मास टेंड्स टू जीरो देन ऑब्जेक्ट जो है वो क्वांटम मैकेनिकल रीजन पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पर भी अगर हम मास को छोटा लें, एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पे ले, तो हमने वेवलेंथ कैलकुलेट किया है, दैट वेवलेंथ दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम, और वो फिर मेजरेबल रेंज पे आता है। तुम लोगों ने यहाँ पर इस केस में भी मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, दैट इलेक्ट्रॉन जिसको हमने 220 वोल्ट पर मोशन कराया था, और उसका वेवलेंथ तुम लोगों ने कैलकुलेट किया। कितना आया था ये वेवलेंथ? एक असाइनमेंट दिया था मैंने, इलेक्ट्रॉन का मान 7.2 एंगस्ट्रॉम। कितना आया था? 7.2 एंगस्ट्रॉम। 7.2 एंगस्ट्रॉम। और इसका ये जो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मैंने दिया था, है ना, उसका मास कैलकुलेट करके उसका वेवलेंथ, मैटर वेव का वेवलेंथ कैलकुलेट करके, तो उसमें कितना आया था आंसर? कल तुम लोगों ने कैलकुलेट किया, 42 लोगों ने असाइनमेंट भी सबमिट किया है। देखो देखो, उल्टाओ। सर उसका है 3.65 into 10 to the -11 मीटर। दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10 to -11 अगेन 0.3 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ गया है ना, 10 to -10 इज 1 एंगस्ट्रॉम। सो यस सर। हम उसको गैस मॉलिक्यूल ले रहे हैं या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स अगर कोई लेकर के चल रहे हैं, तो उस केस में जो भी वेवलेंथ आ रहा है दैट वेवलेंथ इट इज इन द मेजरेबल रेंज, सो एंगस्ट्रॉम के रेंज पे आ जाता है। और ये कह सकते हैं कि अगर एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पार्टिकल है तो वो डुअल नेचर शो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये तो ऐसा पार्टिकल है ही। हमने कहा था पार्टिकल होने के लिए दो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, मैं 4 कैरेक्टरिस्टिक में 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक तो चाहिए, एनर्जी और वेलोसिटी हमने कॉमन रख दिया था, मास और मोमेंटम। तो इलेक्ट्रॉन है, उसका मास हम जानते हैं 9.1 into 10⁻31 kg, मतलब ऐसा पार्टिकल तो है। अगर हम उसका उससे एसोसिएटेड मैटर वेव का वेवलेंथ निकाल रहे हैं, और अगर ये मेजरेबल रेंज पे है, एंगस्ट्रॉम पे आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है और वो इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो करता है, मींस इलेक्ट्रॉन में डुअल नेचर होता है। वैसे हम गैस मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, ऑक्सीजन को तुम लोगों ने मास कैलकुलेट किया O2 का, केमिस्ट्री का हेल्प लेते हुए उसका मॉलिक्यूलर वेट लिए और उसको 1 AMU से मल्टीप्लाई करके टोटल मास कैलकुलेट कर दिए। तो मास जहां पे आ रहा है मतलब वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐसा पार्टिकल अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोगों ने उसका वेवलेंथ भी कैलकुलेट किया, तो वेवलेंथ जो है वो भी मेजरेबल रेंज पे आ रहा है, मींस दैट O2 इट इज बिहेविंग लाइक वन वेव आल्सो, सो उसमें भी डुअल नेचर हम शो कर सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं वो कैलकुलेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेसिस पे। और फिजिक्स में किसी चीज को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए 2-3 चीजें जरूरी होती है। पहला तो एक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरी, कि भाई आप किसी चीज को समझा रहे हो क्या होता है, कैसे होता है, और उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। यहाँ पर डी ब्रॉगली ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट में अभी तक की जो बातें हो रही है वो उसका एक्सपेरिमेंट हमने कुछ नहीं कहा है। हमने सिर्फ ये कहा कि डी ब्रॉगली ने क्या किया, जो फोटॉन के लिए जो रिलेशन था दैट लैम्डा इट इज इक्वल टू h/p, इसी में h/p मल्टीप्लाई बाय c में इस c को v से रिप्लेस किया और ये डेरिवेशन लिया और इस डेरिवेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स। लेकिन ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है, ये स्टेटमेंट है। जब तक इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं होगा हम कह नहीं सकते कि डी ब्रॉगली ने जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है, क्या ये एक्सपेरिमेंटली भी सही है, इससे तो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करके गोलमोल बातें करके रख दी। तो इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के लिए फिर हमें थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंटल हेल्प लेना पड़ेगा। एंड दिस स्टेटमेंट वाज गिवन इन 1924 एंड 2-3 साल के बाद इसको एक्सपेरिमेंटली फिर प्रूव भी किया गया कि यस, ये जो डुअल नेचर का कांसेप्ट पार्टिकल के लिए है वो सही है। अब इसके लिए क्या किया गया, सिंपल सा हम इलेक्ट्रॉन को लेकर के चलते हैं। सो इलेक्ट्रॉन को ऐसा सोर्स लेकर के चले, इसको हमने ऐसा पार्टिकल प्रूफ किया क्योंकि इसमें 9.1 into 10⁻31 kg इसका मास होता है। तो ऐसा पार्टिकल हमने प्रूफ किया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में इसको देख भी रहे हैं। इसको ऐसा वेव प्रूफ करने के लिए आप लोगों ने थ्योरेटिकली वेवलेंथ कैलकुलेट किया, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम।
तो एंगस्ट्रॉम के अंडर में इसका वेवलेंथ क्या आ रहा है। अब हम इसको ऐसा वेव प्रूफ करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं। अब एक्सपेरिमेंटली जब हम वेव की बात करते हैं तो कुछ फेनोमेना जो तुम लोगों ने 11th 12th क्लास में पढ़ा है उस फेनोमेना का हेल्प लेते हैं। जैसे अगर वेव है तो उस वेव में कुछ चीजें होनी, कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अगर वेव है तो ये वेव इसमें इंटरफेरेंस हो, इंटरफेरेंस तुम लोगों ने पढ़ा है, डिफ्रैक्शन पढ़ा है, याद आ रहा है? डिफ्रैक्शन पढ़े हो ना? Yes. Yes, Yes, sir. तो ये डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, ये सब वेव की प्रॉपर्टीज होती है। अगर वेव है तो वो ये सारे बिहेवियर शो करना चाहिए, उसमें डिफ्रैक्शन होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन जैसे किसी एक फेनोमेना के बेसिस पर कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। इंटरफेरेंस थोड़ा सा टिपिकल जाता है, थोड़ा कठिन जाता है। डिफ्रैक्शन जो है वो थोड़ा सा इजी होता है। तो सबसे पहले थोड़ा एक आध लाइन तुम लोग को डिफ्रैक्शन के बारे में बतानी होगी। व्हाट इज डिफ्रैक्शन, फिर हम इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन को लेकर आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज डिफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट तो बहुत सारे इसमें हो सकता है। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन? So when it travels from one medium to another medium. It's a refraction, beta. It's not a diffraction. Sorry, sir. Bending of light through the sharp surface. हाँ, bending of light through sharp edge. जब कोई वेव, when any wave, एक वेव है जब किसी शार्प एज से टकराता है तो ये बैंड हो जाता है, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन पे चला जाता है, इसको डिफ्रैक्शन कहा जाता है। Is it? यही है ना कि और कुछ है? क्यों अभिलाषा? यही है सर। हाँ, यही है ना? हाँ, कि जब कोई भी वेव है, वो वेव किसी शार्प एज से, किसी शार्प स्लिट से होकर के जब क्रॉस होता है, टकराता है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है, तो उसको कहा जाता है दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट या बेंडिंग ऑफ वेव। वेव में पाथ चेंज होने का 2-3 फेनोमेना है। पाथ कब चेंज हो सकता है? अगर एक वेव है, ये वेव किसी पार्टिकल से टकराया है तब भी उसका पाथ चेंज हो सकता है। ये वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, मीडियम 1 हुआ, मीडियम 2 हुआ, तब भी इसका पाथ चेंज हो जाता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है ना? इसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन। ये होता है रिफ्रैक्शन जब मीडियम चेंज होता है। और जब किसी पार्टिकल से टकरा करके जब ये जाता है तो इसको नाम दिया जाता है, दिस इज नोन एज स्कैटरिंग। वेव जो है वो स्कैटर हो रहा है। गैस मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स में जब सनलाइट आ रहा है, सनलाइट गैस मॉलिक्यूल से आकर के स्कैटर्ड हो जा रहा है, बिखर जा रहा है, छितर जा रहा है, ये स्कैटरिंग होता है। यहाँ पर भी पाथ चेंज होता है, इसमें भी पाथ चेंज होता है। थर्ड ये है डिफ्रैक्शन में भी पाथ चेंज होता है, लेकिन डिफ्रैक्शन के लिए है कि जब किसी शार्प एज से वो टकराता है तो उसका पाथ चेंज होता है। दिस इज नोन एज डिफ्रैक्शन। और इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है डिफ्रैक्शन के लिए कि द साइज ऑफ शार्प एज और स्लिट, जो हम स्लिट ले रहे हैं, उस स्लिट और शार्प एज का जो साइज होना चाहिए, ये मस्ट बी इन द ऑर्डर ऑफ wavelength of wave, wavelength of wave. This is essential necessary condition. अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो डिफ्रैक्शन नहीं होता। जब तक उस शार्प एज का या स्लिट का साइज उस वेवलेंथ के ऑर्डर में नहीं होता, उस वेवलेंथ के साइज के ऑर्डर में नहीं होता, तब तक उसमें डिफ्रैक्शन नहीं होता। एक सिंपल सा एग्जांपल देकर के इसको समझाया जाता है। कि साउंड वेव है, दीवार के उस पार एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, 2-3 लोग बातचीत कर रहे हैं, उसको हम देख नहीं सकते लेकिन उसकी आवाज सुन सकते हैं। उसका कारण ये है कि साउंड वेव का जो वेवलेंथ होता है, वो जो दरवाजे खिड़की के जो एज होते हैं, किनारे होते हैं, उसका साइज में होता है, उसके आर्डर में होता है। इसलिए साउंड जो है वो डिफ्रैक्ट होकर के हम तक आ सकती है, लेकिन हम उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते, नहीं देख सकते, क्योंकि उससे आने वाली जो लाइट है, उस लाइट का वेवलेंथ उस आर्डर का नहीं होता। तो दिस इज द कंडीशन। अगर किसी वेव को अगर डिफ्रैक्ट होना है तो जरूरी है कि उस वेव का वेवलेंथ उस शार्प एज के आर्डर में हो। ओके,
वेब इसके लिए तुम लोगों ने इस पे ऐसे तुम्हारा थ्योरी में भी है, इस सेमेस्टर में तुमको डिफ्रैक्शन पढ़ाया जाएगा, इस पे एक्सपेरिमेंट भी डिजाइन किया गया है, लैब में तुमको एक्सपेरिमेंट भी कराया जाएगा। हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, ये एज्यूम करते हुए कि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होता है। सो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन by assuming that electron has wave nature, and theoretically हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, और इस इलेक्ट्रॉन का जो wavelength होता है, the wavelength of electron that is in motion, moving electron, wavelength of moving electron means that the de Broglie's wavelength of this electron that is in the order of 1 एंगस्ट्रॉम। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तुम लोगों ने इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड किया था, दोनों केस में हमारे पास एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर पे आया है। तो उससे एसोसिएटेड मैटर वेव का वेवलेंथ जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें इस इलेक्ट्रॉन को डिफ्रैक्ट करानी है। अगर डिफ्रैक्ट करानी है तो हमारे पास जो हम शार्प एज उस एक्सपेरिमेंट के लिए लेने वाले हैं, या स्लीट हम यूज करने वाले हैं, उस स्लीट का साइज जो होना चाहिए वो 1 एंगस्ट्रॉम के साइज का होना चाहिए, तभी एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। हम चूंकि इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर पे है, मतलब हम जिस स्लीट से या जिस शार्प एज से इसको डिफ्रैक्ट कराना चाहते हैं उसका वेवलेंथ जो है वो इस 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर हम उसका यूज नहीं करते। यस, एक्यूरेट होना जरूरी है या फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है? 1, इसीलिए इसमें ऑर्डर कहा जाता है बेटा। ऑर्डर कहा जाता है मतलब अबाउट 10 एंगस्ट्रॉम के प्लस माइनस जो है वो चल जाता है ना, मतलब 10 टाइम्स कहना चाहिए। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, हम 3 ऑर्डर ऐसा कह रहे हैं, इसका क्या मतलब हो रहा है 10⁻3, ये 3 ऑर्डर हुआ ना। अबाउट ऑर्डर मतलब जस्ट अबाउट 10 टाइम्स प्लस माइनस अगर कोई होता है तो उसको एक ऑर्डर कहा जाता है ना। सो हम लोग डिफ्रैक्शन तुम लोगों ने स्लीट वगैरह शायद 12th क्लास में पढ़ा नहीं, पढ़ा पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तुम लोगों ने डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग पढ़ा हो क्या 12th में? पढ़े सर डिफ्रैक्शन पढ़ रही हो सर? डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग पढ़ा हो? नो सर। डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग नहीं पढ़ा। डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग यानी नहीं पढ़ा? नो सर, ऐसा कुछ याद नहीं है। डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग याद नहीं है? उसमें क्या होता है, एक 1 इंच विड्थ का एक ग्लास प्लेट होता है जिससे ऐसे डिफरेंट लाइंस ऐसे खींचते हैं। ये ग्लास प्लेट में डायमंड के उसके शार्प एज से ऐसे डिफरेंट लाइंस की स्क्रैच कर देते हैं, ऐसा पैरेलल लाइंस। तो ग्लास का प्लेट है सर, नहीं पढ़ा ना? चलिए हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे इसका करेंगे। क्या होता है, ये जो ट्रांसमिशन ग्रेटिंग होता है, ये ग्लास प्लेट होता है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो 1 इंच के बराबर होती है। 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 12 सेंटीमीटर। तुम 1 कुछ और बता रहे 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर। 2.54 सेंटीमीटर। यस, सो 2.54 सेंटीमीटर का ग्लास प्लेट है ना। इस 2.54 सेंटीमीटर के ग्लास प्लेट में ऐसे स्क्रैच कर देते हैं डायमंड प्लेट से। अब स्क्रैच करने से क्या होगा, तुम लोग ग्लास को स्क्रैच जब करते हो किसी चीज से, साफ ऐसे चाकू के नोक से ग्लास प्लेट में ऐसे स्क्रैच करते हो, तो जहां भी स्क्रैच होता है वहां से लाइट पास नहीं हो सकता। तो ये जो लाइंस है, इस लाइंस से स्क्रैचिंग पॉइंट से लाइट पास नहीं हो सकता, लेकिन 2 लाइन के बीच का जो जगह है, ये 2 लाइन के बीच का जो स्पेस है, इससे लाइट पास हो सकता है। मींस ये जो है, ये कहा जा सकता है कि बहुत सारे पैरेलल स्लिट्स हैं। तुम लोगों ने यंग्स बाई स्लिट एक्सपेरिमेंट किए थे, याद आ रहा है? यंग्स बाई स्लिट एक्सपेरिमेंट डिफ्रैक्शन का Yes, sir. क्या होता है कि एक लाइट सोर्स है, एक लाइट सोर्स, ब्रॉड लाइट सोर्स है। इस लाइट सोर्स के सामने हम लोगों ने एक ऐसा एक स्लिट रख देते हैं, तो ये 2 लाइट सोर्स की तरह काम करता है। ये इंटरफेरेंस में हम लोगों ने किया होगा, ये स्लिट है, यहाँ से लाइट पास। यंग्स डबल स्लिट और सिंगल स्लिट। डबल स्लिट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह है ना।
तो देखो ना इंटरफ्रेंस में क्या होगा, ये स्लिट होता है, यहाँ से लाइट पास होता है, बाकी लाइट रुक जाता है। वैसे यहाँ पर भी डिफ्रैक्शन के केस में क्या हो रहा है, हमने एक ग्लास प्लेट लिया, इस ग्लास प्लेट की चौड़ाई लगभग 2.54 सेंटीमीटर है, इसमें हम पैरेलल लाइंस खींच रहे हैं डायमंड एज से, स्क्रैच कर रहे हैं उसको, तो जहां स्क्रैच करते हैं वो नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ओपेक हो जाता है, लेकिन दो लाइन के बीच का जो जगह है वो स्लिट की तरह काम करता है। और उसका जो साइज है, इसका जो साइज है स्लिट का, ये विजिबल रेंज का जो वेवलेंथ होता है उस वेवलेंथ के ऑर्डर में आता है। अब विजिबल रेंज का वेवलेंथ कितना होगा, विजिबल रेंज का वेवलेंथ बताओ, विजिबल रेंज का, विजिबल लाइट द वेवलेंथ रेंज, इसी याद है, वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट किस रेंज का होता है? फरमी में होता है क्या सर? याद है? फरमी में होता है क्या? हाँ, याद नहीं आ रहा है? विजुअल कलर, तुम लोग वेक्यूर का जो कलर ये करते हो, सर 300 to 600 हर्ट्ज। इट्स वेवलेंथ बेटा, लेंथ में होगा, इट्स नॉट फ्रीक्वेंसी। सर 400 to 700 nm। नैनोमीटर, यस, यू आर गोइंग तो थोड़ा सा डेविएशन हो रहा है, इट्स 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। ये लाइट का, विजिबल रेंज के लाइट का वेवलेंथ है। मींस अगर हम इसको डिफ्रैक्ट कराना चाहते हैं तो हमारे पास जो स्लिट होना चाहिए वो इस साइज का होना चाहिए। तो यहाँ पर दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, और उस कैलकुलेशन के लिए इसको एक नाम दे दिया, दिस इज नोन एज ग्रेटिंग एलिमेंट। ग्रेटिंग एलिमेंट, ये मैं इसको थोड़ा सा डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक्सपेरिमेंट में भी ये तुमको करना है, और बहुत जल्दी मैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करवाने वाला हूँ, लेबोरेटरी लेवल पे कुछ काम हो जाएगा, है ना। सो ये जो ग्रेटिंग एलिमेंट है, दिस ग्रेटिंग एलिमेंट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन टू स्लिट्स, दो स्लिट के बीच का, या ऐसा कह सकते हैं साइज ऑफ अ स्लिट, दैट साइज ऑफ अ स्लिट इज एक्चुअली द ग्रेटिंग एलिमेंट। अब इसको कैलकुलेट करेंगे क्या है, ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस टोटल जो खींचा जाता है इसमें पैरेलल लाइंस, इक्विडिस्टेंस लाइंस, ये होता है n इज इक्वल टू 15,000 टू 20,000, इतने लाइंस होते हैं। सो इतने लाइंस पर इंच, एक इंच पे 15,000 टू 20,000 लाइंस होते हैं। तो दो स्लिट का जो साइज होगा, दैट ग्रेटिंग एलिमेंट E इज इक्वल टू 2.54 by 15,000, अगर मैं 15,000 ले रहा हूं तो दिस इज 15,000, ये होता है तुम्हारा ग्रेटिंग का साइज, जिसको ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। ये कैसे निकाले, टोटल साइज इज हाउ मच, दिस इज 2.54, टोटल विड्थ ऑफ दिस ग्लास प्लेट, उसमें हमने कितना लाइन खींचा है, 15,000 लाइन खींचे मिनिमम, मैक्सिमम इसमें हम 20,000 तक कम कर सकते हैं। तो 15,000 लाइंस को हम इसमें अगर को डिवाइड कर दें तो दो लाइन के बीच का गैप आ जाएगा, दैट इज द साइज ऑफ स्लिट। और ये जो वैल्यू जो आता है, इस वैल्यू को तुमको एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करके बताना कितना होता है, मुझे बताओ एंगस्ट्रॉम। हरिया रिमेंबर दिस इज इन सेंटीमीटर ना, ये ऊपर जो है सेंटीमीटर में है। You can use calculator. So 1.69 into 10 to the power minus 14। उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करिए, वो सेंटीमीटर में है, कितने में है वो? सर सेंटीमीटर में 10 to the power minus 4 सेंटीमीटर। यूनिट में तुम गड़बड़ कर रहे हो, फिर से करो उसको। मानव त्रिपाठी, मोनाली निषाद। सर कर रही हूँ। हाँ हाँ ओके, करते जाओ। So one angstrom that is equal to 10 to the minus 10 meter
and this is equivalent to 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर। अगर हम सेंटीमीटर और मीटर के साथ अगर उनको कोरिलेशन करें तो Sir, 1.69 into 10 to the power minus 6. सेम आंसर एंगस्ट्रॉम में कितना आ रहा है? सर 1.6 into 10 to the power 6 16,000 से हाँ बोलो 4 hour 1.6 into 10 to the power 4 एंगस्ट्रॉम में नो मोटा कर रहा है 4 नहीं है 6 का है minus 6. वो +4 में आ गया मैं तो फिर तो ये 1.6 more than 16,000 it's more than सेंटीमीटर करो ना भाई कन्वर्ट मतलब मीटर में. कन्वर्शन में तुम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो, जहाँ डिवाइड करना चाहिए वहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो। वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा? 1 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 10 पावर 8 एंगस्ट्रॉम, ये होगा ना, है ना? तो ये जो डाटा आ रहा है तुम्हारे पास सेंटीमीटर पे आ रहा है, वहां पर उसको तुमको 10 पावर 8 एंगस्ट्रॉम से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो डाटा आएगा वो तुम्हारा रिजल्ट होगा। Sir, 0.16 angstrom. कितना आ रहा है? 0.16 angstrom. 0.16 एंगस्ट्रॉम नहीं, 16,000 एंगस्ट्रॉम के आसपास पहुंचता है। तुम लोग कैलकुलेशन करो, 16,000 से ज्यादा रहता है। So 16933 हाँ, yes, 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 16933 angstrom. 33 हाँ, yes, 70,000 के आसपास पहुंचता है ना? हाँ, कुछ और बोल रही थी, किसी को और साउंड मैंने सुना था। कन्वर्शन में मिस्टेक मत करो, देखो क्या होगा, 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 15,000 से मल्टीप्लाई करो, जो भी डाटा आएगा वो डाटा तुम्हारे पास सेंटीमीटर पे आएगा। सेंटीमीटर में आने के बाद फिर 1 सेंटीमीटर यूनिट होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻8 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻8 एंगस्ट्रॉम। मेन मिस्टेक तुम लोगों से कन्वर्शन पे होता है, तो डायरेक्टली पहले यूनिट को ना उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करो। सो 1 सेंटीमीटर की जगह पे रख दो 10⁻8 एंगस्ट्रॉम, तो जो भी पावर के टर्म में आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा, वो फिर तुम्हारे पास उस एंगस्ट्रॉम के इसमें आ जाएगा। तो ये लगभग 17,000 एंगस्ट्रॉम के आसपास आता है। मैंने कहा था 1 इसके ऑर्डर में, मतलब 10 टाइम्स कम या ज्यादा हो सकता है। विजिबल रेंज हमारे इससे है, इससे हम 10 टाइम्स ज्यादा को या कम को ले सकते हैं, मतलब ये इस रेंज पे आ रहा है। इसलिए ये माना जाता है कि ये जो ट्रांसमिशन ग्रेडिंग है, दिस इज गुड फॉर, दिस ट्रांसमिशन ग्रेडिंग इज गुड फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ दिस विजिबल रेंज लाइट। लेकिन एक्सरेस सिंपल से कहीं पर लॉजिकल क्वेश्चन होता है। वन लॉजिकल क्वेश्चन इज why X-rays or electrons cannot be diffracted using transmission grating। इसको transmission grating भी कहते हैं, transmission grating। ट्रांसमिशन ग्रेडिंग को हम इलेक्ट्रॉन या एक्सरे के डिफ्रैक्शन के लिए क्यों यूज नहीं कर सकते? व्हाई दिस डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग, दिस ट्रांसमिशन ग्रेडिंग, दिस डिफ्रैक्शन और इसको ट्रांसमिशन ग्रेडिंग कहते हैं। व्हाई दिस ट्रांसमिशन ग्रेडिंग और डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग इज ओनली यूजफुल फॉर विजिबल रेंज। यहाँ पर आंसर दिख रहा है, ये इसलिए क्योंकि विजिबल रेंज का जो वेवलेंथ होता है, इस डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग का, इस ग्रेडिंग का जो ग्रेडिंग लिमिट होता है, मींस जो स्लिट का जो साइज है, इस स्लिट के साइज के ऑर्डर में है।
और तुमने स्लिट के साइज का ऑर्डर कैलकुलेट करके दिखा दिया, 16,933 एंगस्ट्रॉम के आसपास आता है। तो ये चूंकि इस ऑर्डर में है इसलिए इसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है, द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ 0.1 to 10 एंगस्ट्रॉम। ये एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है ये 0.1 से 10 एंगस्ट्रॉम पे होता है। इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ हम लोग ले रहे हैं, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, wavelength of electron that is in the order of 1 angstrom। ये भी 1 angstrom के ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन का, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ 1 angstrom के ऑर्डर में है, एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है दैट इज आल्सो इन द ऑर्डर ऑफ 0.1 to 10 angstrom। इसलिए हम ट्रांसमिशन ग्रेटिंग को या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन के लिए या एक्सरे के डिफ्रैक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। ओके, गेट द पॉइंट? Question is what? Why X-rays and electron cannot be diffracted using transmission grating? Answer is simple, because the grating element are the size of slit of a diffraction grating. This is not in the order of wavelength of X-rays as well as electron. एक्सरे और इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ के ऑर्डर में नहीं होने के कारण हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का यूज नहीं कर सकते। अपने अपने सेंटेंस पे लिख लीजिए, है ना, इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद बताइए, मैं किसी से पूछूंगा तुमने क्या लिखा। लिख लिए? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हाँ, यस यस यस, जस्ट तुम लोग अपने तरफ से पहले थोड़ा सा लिखने की कोशिश करो, जो भी गलत सलत लिख रहे हैं मैं एक बार फिर से इन सारी चीजों को रिपीट करूंगा, डोंट वरी, है ना। मैं जानता हूँ इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है समझने में। सर एक्चुअली सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पा रहे, मतलब हाँ, सेंटेंस फॉर्म करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए मैं इसको सेंटेंस के फॉर्म में यहाँ पे मेंशन करता हूँ। ये क्लियर है? हमने यहाँ पे क्या किया, हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को समझाने की कोशिश किया। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो एक ग्लास प्लेट होता है, उस ग्लास प्लेट में डायमंड के सापेक्ष के थ्रू इसमें पैरेलल लाइंस खींचा जाता है, उसको स्क्रीच किया जाता है। तो दो लाइन के बीच का जो जगह होता है, दैट स्पेस बिटवीन टू लाइंस, वो लाइंस जो है वो स्लिट की तरह वर्क करता है। इन द साइज ऑफ दिस स्लिट, दिस इज नोन एज ग्रेटिंग एलिमेंट। साइज ऑफ स्लिट इज नोन एज ग्रेटिंग एलिमेंट, और इस ग्रेटिंग एलिमेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू द साइज ऑफ स्लिट इन सेंटीमीटर, ये हो गया 2.54 अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइंस स्क्रेच्ड। टोटल नंबर ऑफ लाइंस है 15,000, तो हम यहाँ पर 15,000 ले सकते हैं। अगर 20,000 अगर कोई लाइंस लेना चाहते हैं तो हम 20,000 भी ले सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 20,000 हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो जब हम 15,000 लेते हैं तो ये जो ग्रेटिंग एलिमेंट की जो वैल्यू आ रहा है, तुम लोगों ने जो डाटा दिया दैट इज 16,933, ये हमारे पास वैल्यू आ गया है। अब ये चूंकि विजिबल रेंज पे है इसलिए हम ग्रेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके डिफ्रैक्शन के लिए, लेकिन एक्सरे और इलेक्ट्रॉन के केस में ये सही नहीं है। ओके, चलिए मैं सेंटेंस को थोड़ा सा जमा करके लिखने की कोशिश कर रहा हूं और तुम लोग उसको फिर अच्छे सेंटेंस पे लिखना। सर म्यूट हो गया। म्यूट हो गया तो सर आवाज नहीं आ रही। चलिए सेंटेंस जमाते हैं। Since the wavelength of X-rays, मैं यहाँ पर उसका रेंज लिख देता हूँ, that is 0.1 to 10 angstrom, and electrons
that is in the order of 1 angstrom is not in the order of size of slit in the transmission grating. Transmission grating. Wavelength of X-rays and the electron, that is, मैंने यहाँ पर उसकी वैल्यू दे दी है. It is not in the order of size of slit in the transmission grating, which is equal to, हम लोगों ने कैलकुलेट किया है that E is equal to 16,933 angstrom. Therefore, X-rays and electrons cannot be diffracted using transmission grating. Transmission grating. हो गया? Yes, sir. एक बार फिर से मैं सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूँ. This is the answer. Question is why X-rays or electron cannot be diffracted using transmission grating. Answer is this. Since the wavelength of X-rays is from 0.1 to 10 angstrom, and electrons, that is in the order of 1 angstrom, is not in the size of slit in the transmission grating, which is equal to the size of this is the transmission grating, the size जो है that is equal to this. Therefore, X-rays and electrons cannot be diffracted using transmission grating, and transmission grating is applicable for visible light only. एक लाइन और लिख दो. The transmission grating is used for diffraction analysis of study of visible light. तो ट्रांसमिशन ग्रेटिंग का जो यूज होता है वो विजिबल लाइट के डिफ्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंट में. ओके. यस सर. सो हम इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का इस्तेमाल डिफ्रैक्शन के लिए, इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते. हमें उसके लिए किसी दूसरे स्लीट की जरूरत पड़ेगी. नेक्स्ट क्लास में हम इस पर डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा स्लीट है जिसके जरिए से हम एक्सरे या हमारा ये इलेक्ट्रॉन को डिफ्रैक्ट करा सकते हैं, क्योंकि ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो हमारे किसी काम का नहीं फॉर द डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एक्सरेस. चलिए, एनी क्वेश्चन? सर नेक्स्ट क्लास की लिंक आ गई है. हाँ, यस, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको आगे प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ. किसी को क्वेश्चन? हाँ, कोई क्वेश्चन? अटेंडेंस तुम्हारा ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया है, और ऐसे भी इस पे 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चंस मैं डालूंगा, उसका आंसर दे दोगे तुम्हारा अटेंडेंस हो जाता है. अटेंडेंस की चिंता मत करो, उसकी चिंता मुझे ज्यादा है ना?
सो सर एक्चुअली आज ना मुझे बाहर जाना है सर, तो आप आज कोई असाइनमेंट दोगे क्या? आज एक असाइनमेंट रहेगा 3-4 लाइन का, बाद में सबमिट कर देना, कोई उसमें इशू नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि सारे असाइनमेंट कलेक्ट करके 2 दिन बाद मैं सेट करूँगा उसमें। हालांकि इसमें टाइम मैं 5 बजे 4 बजे तक देता हूँ, लेट रहेगा तुम्हारा। वहाँ पे रीजन मेंशन कर देना क्लासरूम में, ठीक है? यस सर। सर लीव कर दे सर, जाना है। लीव कर ले सर। यस, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।